तो आज हम लोग जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य क्या है और इसका उदय कैसे हुआ और यहाँ पर कौन कौन राज्य किए और किसका योगदान रहा यहाँ पर, तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जो हमारा गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण राजा हुए। एक थे समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के लोगों के द्वारा ही संस्कृत की एकता फिर एकजुट हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की थी और यह वंश करीब 510 ईस्वी तक शासन में रहा। इसके बाद यह 463 ईस्वी से 473 ईस्वी में सभी गुप्त वंश के राजा थे। केवल नरसिंहगुप्त और बालादित्य को छोड़कर लादित्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। शुरुआत के दौर में इनका शासन केवल मगध पर ही था और फिर धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। गुप्त वंश के सम्राटों में क्रमशः श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त हुए। देश में कोई भी ऐसे शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो अलग अलग छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर पाती। यह जो काल था वह किसी महान सेना नायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सुधार का अवसर के बारे में बता रहा था। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान और बड़े सेना नायकों का विनाश होता रहा। इसके बाद हमारा फिर जो हुआ गुप्त राजवंश का जो प्रारंभिक इतिहास है, तो यहाँ पर यह हुआ था कि इस लेख में गुप्त राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो 275 में महाराजा गुप्त द्वारा कराई गई थी। हमें यह निश्चित रूप से अभी तक पता नहीं है कि उनका नाम श्रीगुप्त था या केवल गुप्त था। उस विषय पर कोई भी लेखक अभी तक डिस्कस नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर ना तो हमें वहाँ के सिक्कों के बारे में अभी तक कुछ पता चला है। वहाँ पर कुछ मोहरें मिली हैं जिनमें से कुछ हमें पता चलता है कि एक के ऊपर संस्कृत तथा प्राकृतिक मिस्र मुद्रा लेख गुप्तस्य अंकित किया गया है। दूसरे के ऊपर है संस्कृत में श्री गुप्तस्य अंकित किया गया है। यह पता चलता है कि गुप्त वंश का जो दूसरा शासक महाराज घटोत्कच हुआ था, जो श्रीगुप्त का जो पुत्र था, जो दूसरा राजा हुआ घटोत्कच, वो श्रीगुप्त का पुत्र था। यह जानने को मिलता है कि प्रभावती गुप्ता ने पूना के रिद्धपुर ताम्रपन्नों में केवल उसे ही गुप्त वंश की प्रथम शासन बताया गया है। जो स्कंदगुप्त था, जो स्कंदगुप्त के जो सूपिया के सभी लेख में सभी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के बारे में पहले के समय से ही प्रारंभ होती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह भी सुझाव है कि वस्तुतः घटोत्कच की इस वंश का जो संस्थापक था वह गुप्त या श्रीगुप्त में से कोई भी आदि पूर्वज रहा होगा, जिसके नाम पर आविष्कार हुआ, गुप्त वंश की उत्पत्ति हुई और इसी के बारे में बताने के लिए किया गया होगा। परंतु इस प्रकार का किसी भी प्रकार का निष्कर्ष या तर्क संगत करना नहीं है। गुप्त लेखकों के विषय में इस वंश का प्रथम शासक जो था वह श्रीगुप्त को ही कहा गया है। यह जानने को मिलता है कि ऐसा इस बात का प्रतीक होता है कि यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी परंतु शायद उसके समय में यह वंश महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं था। यह लगता है कि घटोत्कच के काल में ही सबसे पहले गुप्तों ने गंगा घाटी में राजनैतिक महत्व प्राप्त की होगी।
इसके बाद यह पता हमें चलता है कि अल्तेकर और आरजी बसाक का विचार है कि उसी समय के काल में गुप्तों का जो लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध के बारे में स्थापित शायद किया गया होगा। इसी कारण कुछ अनेक प्रकार के लेखकों ने अपने अपने यहाँ पर मत दिए हैं और घटोत्कच को ही गुप्त वंश का राजा कहा गया है। उसके सभी संबंधित कोई लेख अथवा सिक्के अभी तक नहीं मिले। इन दोनों शासकों की किसी भी प्रकार की उपलब्धि के विषय के बारे में हमें पता नहीं है। यह लगता है कि इन दोनों के नाम के पूर्व महाराज की उपाधि को देखकर लगता है कि अधिकांश विद्वानों ने उनकी स्वतंत्र स्थिति में ही संदेह व्यक्त किया होगा और उन्हें सामंत शासक बताया है। काशी प्रसाद जायसवाल का यह विचार है कि गुप्तों के पूर्व मगध पर लिच्छवियों का शासन जो हुआ करता था तथा साथ ही प्रारंभिक गुप्त नरेश उन्हीं के समान हुआ करते थे। जो सुधाकर चट्टोपाध्याय के मतानुसार मगध पर तीसरी सदी में मुरुंडों का शासन हुआ करता था और साथ ही महाराज गुप्त तथा घटोत्कच उन्हीं के सामंत हुआ करते थे। फ्लीट और बनर्जी की धारणा यह है कि वे शंकों के सामंत थे जो तृतीय शताब्दी में मगध के शासन का हुआ करते थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को शकों की अधीनता से मुक्त कराया था, परंतु इस प्रकार ऐसे विविध मत मांतरों के बीच यह निश्चित रूप से बताना कठिन हो सकता है कि प्रारंभिक गुप्त नरेश किस सार्वभौम शक्ति की अधीनता स्वीकार किया करते थे। तो यहाँ पर पुनश्च यह निश्चित नहीं हुआ है कि सामंत रहे होंगे या प्राचीन भारत में ऐसे कई स्वतंत्र राजवंशों थे जैसे कि